हेलो बच्चों, आज हम अपना आगे इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके डिस्कस करेंगे बहुत आराम से धीरे धीरे। जैसे पहला टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, फीचर या नेचर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसमें हम बहुत सारी बातें सीखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज़ पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। रजिस्ट्रेशन जो है हमारा पैन बेस है, यानी कि जिस पर्सन को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस भी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, उसको एक पैन कार्ड लेना ज़रूरी है। और स्टेट स्पेसिफिक, हर स्टेट में जहाँ जहाँ उसकी ब्रांच है उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और पैन नंबर लेकिन एक ही चल सकता है। पॉइंट नंबर 2 जो हमें ध्यान रखना है, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट पर यूटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हर स्टेट में उसको, पर स्टेट में या यूनियन टेरेटरी में उसको एक एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स, दैट इज़ सेम स्टेट में वो सेपरेट ही में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ इट्स वर्टिकल। जैसे मान लो आज मेरी दिल्ली के अंदर मैं यहाँ पर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हूँ और मेरी शूज़ का भी काम है और मेरा जो है क्लोथ्स का भी काम है, तो मेरी अलग अलग ब्रांच हैं। तो यहाँ पे मेरी ऑप्शन है, मैं एक स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं शूज़ के लिए और क्लोथ के लिए सेपरेट ले सकता हूँ। दैट इज़ यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है कि ये वॉलंटरीली है। मेरी मर्ज़ी है कि अगर एक ही स्टेट में मैं चाहूँ तो अपने सेपरेट वर्टिकल के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ या मैं एक पे भी काम कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन जीएसटी इज़ नॉट स्पेसिफिक, दैट इज़ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस। तो आपको जैसे हमें CGST भी जमा कराना होता है, आपको पता ही है, SGST भी हमें जमा कराना होता है, UTGST। तो क्या मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। अगर मैं CGST में या SGST IGST में रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ तो दैट विल बी सफाइस कि मुझे सेस के लिए, IGST के लिए, सेस के लिए वही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा। जब मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो गवर्नमेंट मुझे एक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी और ये सारा ऑनलाइन पोर्टिकल है, प्लस एक सर्टिफिकेट भी रजिस्ट्रेशन का मिलेगा और ये सारी चीज़ें हमें GST कॉमन पोर्टल से ही मिल जाती हैं, राइट? ओके, देन हम आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ GSTN। जो हमें GSTN नंबर मिलेगा तो उसका मैं एक छोटा सा आपके सामने फॉर्मेट डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें है आपका, इट रिप्रेजेंट्स 15 डिजिट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। हमें 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है अलाउड टू ए पर्सन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो उसकी 15 डिजिट की कैसी कैसी वेरिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी पहली 2 डिजिट तो स्टेट कोड होती हैं, जैसे मैं दिल्ली में तो दिल्ली का स्टेट कोड 11 है, बॉम्बे में हूँ तो 22 है। नेक्स्ट 10 डिजिट जो भी रजिस्ट्रेशन पर्सन ले रहा है, सप्लायर ले रहा है गुड्स का, उसका पैन नंबर होगा क्योंकि ये पैन बेस है। नेक्स्ट 13 डिजिट जो होती है नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन द स्टेट, उसके कितनी रजिस्ट्रेशन ले रखी हैं स्टेट्स के अंदर। जैसे मान लो दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, तो नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन 3 हो जाएंगी, तो उस हिसाब से वो तीनों ले लेगा। 14 डिजिट जो होती है वो अल्फ़ाबेट जेट है बाय डिफ़ॉल्ट, ये गवर्नमेंट का इंटरनल्स होता है। और 15 डिजिट जो एक चेकसम नंबर होता है, ये दोनों लास्ट की डिजिट जो हैं ये गवर्नमेंट के आपस के इंटरनल उनकी फंक्शनिंग के लिए होती है। तो हमें जो मेनली ध्यान रखना है, 2 डिजिट स्टेट को, 10 डिजिट पैन नंबर और 13 नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट, राइट? तो ये बेसिक बातें हमने फीचर्स और इसकी डिस्कस कर ली हैं, राइट? अब हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कि किन किन लोगों को भैया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, उनके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, 40 लाख की, 20 लाख की, 10 लाख की। कहाँ, कौन से ऐसे पर्सन हैं, कौन से ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं जहाँ पे आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है? तो सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट इसको डिटेल में प्रिस्क्राइब करता है। तो आई विल ट्राई टू टीच यू एवरी पॉइंट इन ब्रीफ। तो आपके जैसे एक नोट्स बने बनाए नोट्स तैयार हो जाएंगे। पहला है नंबर 1, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड्स और सर्विसेज देता हूँ तो आराम से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। जैसे मैं दिल्ली से सामान बेच रहा हूँ राजस्थान, हरियाणा से, तो मैं 1 रुपये की भी सप्लाई नहीं कर सकता जब तक मैं GST में अपने आप को रजिस्ट्रेशन ना कराऊँ। तो मेरे लिए GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन बेटा इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमें ध्यान से पढ़नी होती हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? एक तो सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हूँ, मैं कोई इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ,
कोई कंसल्टेंसी देता हूँ तो मुझे तभी अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई भी सर्विसेज करता हूँ तो 20 लाख रुपए से अगर मेरी लेस देन है वैल्यू ऑफ सर्विस तो मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मेरी इंटरस्टेट सप्लाई भी होनी चाहिए, सर्विस भी, और मेरी वैल्यू ऑफ सर्विस ही 20 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, कुछ हैंडीक्राफ्ट गुड्स में जो लोग डील करते हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स आपको पता ही है, हैंडीक्राफ्ट्स रिलेटेड ये क्योंकि हमारे विलेजेस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहती है, तो सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो कभी कभी रैंडम बेसिस पे सप्लाई करता है, तो वो अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करता है, या जॉब वर्कर जो काम करते हैं उनको उसके बदले में पैसे मिलती हैं, जैसे हम उनको गुड्स दे देंगे और वो उस पर वर्कआउट करेंगे, हमको पैसे देंगे। अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई को सर्विसेज देते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस में उनको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स 20 लाख से कम है ऑल इंडिया बेसिस पे, या अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डील करते हैं तो 10 लाख रुपये तक क्योंकि है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये एक्सेप्शन तभी अप्लाई होंगी जब वो एक पैन लेंगे और जो भी वो बिल जनरेट करेंगे बेटा तो वो ई वे बिल जनरेट करेंगे, राइट, ई वे बिल, ये यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ है। फाइन, तो आप पॉज करके आराम से ये पॉइंट सारे मेंशन देख सकते हो, राइट, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें बातें डिस्कस करनी है, नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ लेकिन जैसे जॉब वर्कर हैं लेकिन वो सप्लाई ऑफ सर्विस देते हैं ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट में, किसमें देते हैं वो सप्लाई, ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, या स्मिथ से सिल्वर स्मिथ्स हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है, उनको ये 20 लाख और 10 लाख की लिमिट्स इंटरस्टेट सप्लाई में नहीं मिलेगी। ये हैंडीक्राफ्ट वालों को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और नॉर्मल जॉब वर्कर्स को मिलती है, इन लोगों को नहीं मिलती है। आप जानते ही हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट इनको कोई रिलीफ देना नहीं चाहती। तो यहाँ और एक ऐसा पर्सन जो जॉब वर्कर है लेकिन अगर वो वॉलंटरी बेसिस पे लेना चाहता है तो भैया ले सकता है, फिर गवर्नमेंट उसमें कोई लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैं बता चुका हूँ, जो रैंडमली कभी कभी एक आधा किसी काम के लिए जाते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं साल में, तो उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट वालों को स्पेशल रिलीफ दी गई है। उसके बाद और किस किस को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना ज़रूरी होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, उनको लेना पड़ेगा। पर्सन रिसीविंग सप्लाई इन वे टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जो लोग रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स भरते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लिमिट्स। अब और नेक्स्ट है अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम करता है, जैसे एजेंट है, वो फिर प्रिंसिपल का सामान बेचता है तो एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट, पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है जो हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें कई लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, तो जो भी पर्सन नोटिफाइड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में उनको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। फिर कुछ पर्सन, एक सेक्शन 51 बनाया गया है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज को TDS काटना ज़रूरी होता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर देना ज़रूरी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जैसे आपको पता है उबर, ओला, अमेज़ॉन वगैरह, तो इनको भी TDS, कुछ केसेस में TDS काटने की परमिशन दी गई है सेक्शन 20 में, तो इनको भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जैसे मान लो मेरा हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर और मेरी अलग अलग ब्रांच है, तो मैं सारा सामान यहाँ पे दिल्ली में खरीदता हूँ और फिर मैं जो है अपनी ब्रांचेस को वो गुड सप्लाई करता हूँ, तो इसलिए मुझे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। फिर सप्लायर सप्लाइंग ऑफ गुड्स थ्रू एन इकोनॉमिक्स, कुछ सप्लायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स सप्लाई करते हैं, अमेज़ॉन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, स्नैपडील के साथ, तो उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, प्रोवाइडेड वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था उस कैटेगरी में वो अपने आप को उस कैटेगरी में डील नहीं करते। तो जब उस कैटेगरी में डील नहीं करते तो ऐसे सप्लायर को यहाँ पर इसके अंदर आकर के रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। लेकिन इन लोगों को गवर्नमेंट ने फिर एक रिलीफ दी हुई है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो 20 लाख की एक्सेप्शन, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है कंपलसरी, और स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में आते हो जो हमने पहले डिटेल में डिस्कस करी हुई, तो 10 लाख की लिमिट्स है, तो इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेटा लास्ट पॉइंट है आपका, सेकंड 2 पॉइंट रह गए हैं बस।
suppliers supplying online information and database access और retrieval services OIDR services। जो लोग OIDR ऑनलाइन, एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, इसमें अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और सबसे लास्ट जो गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखती है बच्चों पावर, कि सच अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो आज बच्चों हमने एक बार समराइज निकाल लेते हैं। हमने कुछ स्पेसिफिक नेचर और रजिस्ट्रेशन देखा है, तो दूसरा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ जरूरी है। ओके बच्चों, बाय।